Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 3rd of June 2021. तो गाइस आज है तारीख 3 जून 2021 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ, लेकिन आर्टिकल 1 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो है, यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं उसके इनफ डिटेल्स के साथ में। और ये वीडियो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है और भी वेरियस एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ पहले आर्टिकल में बात करी गई है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के बारे में। ये लिस्ट क्या है, देखो इस लिस्ट को हमने पिछले साल भी लॉन्च किया था। नाउ अब ये जो लिस्ट है वो इस साल भी एक नई सेकेंड लिस्ट आ चुकी है। पिछले साल ये फर्स्ट लिस्ट आई थी तो आपको ध्यान देना है। देखो नाम इसके अलग अलग हैं। जो पहली लिस्ट है उसका नाम था फर्स्ट नेगेटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। ओके, इसको नेगेटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इस लिस्ट के अंदर लगभग 101 आइटम्स हैं और ये जो आइटम्स हैं ये डिफेंस वाले आइटम्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि मिसाइल्स वगैरह, बॉम्ब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और ये सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हम लोग फॉरेन कंट्रीज से खरीदते थे। नाउ हमने क्या करा उस समय कि अब यहाँ पर ये जो 101 आइटम्स हैं, ये जितने भी आइटम्स हम खरीदते हैं उसमें से 101 आइटम हम इन कंट्री से अब नहीं खरीदेंगे। इसका इंपोर्ट पूरी तरह से हम लोग रोक देंगे। अब इंपोर्ट रोक देंगे तो हमारे पास कहाँ से आएंगे? तो इंपोर्ट रोकने के बाद इसको हम अपनी कंट्री के अंदर खुद डेवलप करेंगे, ऐसा यहाँ पर ये लिस्ट बोलती है। उसी तरीके से एक सेकेंड लिस्ट लॉन्च कर दी गई है, इसको पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोला गया है। इसके अंदर भी कुछ आइटम्स डाले गए हैं, लगभग यहाँ पर 108 आइटम्स हैं जो कि हम अपनी कंट्री के अंदर खुद बनाएंगे। इसको हम किसी भी कंट्री से नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये सेकेंड लिस्ट वाला आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लिस्ट न्यूज़ के अंदर है, वो इसी साल आई है अभी कुछ दिन पहले। इसको पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इससे क्या होगा, जो 108 आइटम्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, इसको हम लोग अपनी कंट्री के अंदर खुद बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोला गया है। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इसमें 108 आइटम्स है और पिछली वाली में 101 आइटम्स थे और टोटल मिलाकर कितने हो गए? अब ये हो गए हैं 209 आइटम्स। ठीक है, अब इतने पूरे के पूरे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम अपनी कंट्री के अंदर खुद डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 108 आइटम्स को हमारी कंट्री के अंदर ही बनाया जाएगा और इसको हम लोग अपनी कंट्री के अंदर ही खरीदेंगे। उसके लिए कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं और वो प्रोविजंस हैं डीएपी, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। तो ये क्या है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ देखो कुछ टाइमलाइन लगा रखा है कि इतने समय तक हम लोग को ये पूरा प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो दिसंबर 2025 तक हमने सेट किया है कि हम लोग को ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। हम लोग इन चीज़ों के अंदर सक्सेसफुल हम लोग को होना है। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बताया 108 आइटम्स हैं, तो उसके में से बताया है इन आइटम्स में कौन कौन से वेपन्स हैं, कौन कौन से आइटम्स इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे कि सेंसर्स, सिमुलेटर, वेपन्स, एम्यूनिशंस और हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, टैंक इंजन्स हो गए, मीडियम पावर रडार फॉर माउंटेन्स, उसके साथ MRSAM जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम। ये सारी चीज़ें हम लोग दूसरी कंट्री से खरीदते थे अभी तक, लेकिन अब क्या होगा, अब इसको हम अपनी कंट्री के अंदर खुद बनाएंगे और जो है खुद कंट्री के अंदर खरीदा जाएगा। साथ ही साथ फिर उसके बाद जब हम इस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो इन चीज़ों को हम लोग बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सिंपल। नाउ अब ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, ये जो प्रोग्राम है, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे हर एक आर्टिकल को ना हम लोग हर तरीके से हिट करते हैं, तो यहाँ पे आगे मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आप अपने सिलेबस से इस पूरे टॉपिक को लिंक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, वो क्या है यहाँ पे ध्यान रखना। देखो एक बेनिफिट ये होगा इसका कि जो हमने आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था पिछले साल, इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। हमारा पर्पस ये था कि हम अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो, हम अपनी कंट्री के अंदर सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करें और इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद दूसरी कंट्रीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट करें। इससे हमारी इकॉनमी भी ग्रो होगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर को प्रमोट करना, ये हमारा पहला स्टेप और पहला बेनिफिट है। इसमें हम लोग काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेप ये है कि देखो जो इंपोर्ट है हमारी कंट्री के ऊपर, आज के टाइम पर हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर, खासकर डिफेंस के मामले में। तो ये चीज़ें भी कम होती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी और बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे ही हम लोग इन चीज़ों को अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करेंगे, तो इससे हमारी कंट्री में जो डोमेस्टिक रिसर्च और डेवलपमेंट है वो और इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियस ही बात है, आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हो तो उसमें आप लोगों को और ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो हमारा रिसर्च डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, और हम लोग ग्रो होते हुए नजर आएंगे। देन एट दी लास्ट यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा इसका, जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि वो लोग स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं। तो ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं बूस्टअप देखने को मिल जाएगा। नाउ हमने डिसाइड किया था डीएपी को हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करी जाएंगी, फिर उसको हमारी आर्मी जो है जो भी होगा वो इन सब प्रोडक्ट्स को खरीदेंगी, वो सब डीएपी के प्रोविजंस के अंदर खरीदे जाएंगे। नाउ डीएपी क्या है, देखो ये इसने ही जो है पूरी की पूरी लिस्ट को एनेबल किया है, यानी कि ऐसे वेपन्स बनाए गए हैं जो कि हम अब उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट से हमने बैन कर दिया है पूरी तरीके से। तो उस लिस्ट को इनेबल करने वाली बॉडी ही डीएपी है। साथ ही साथ डीएपी फोकस करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि देखो जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, खासकर इसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हम लोग अपनी कंट्री के अंदर इस पूरे डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा ग्रो करें। ना उसके बाद बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आया था, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आइडियाज़ लेकर आता रहता है ये डीएपी, और भी बहुत सारे इनोवेशंस नई नई चीज़ें लेकर आता रहता है हर एक कैटेगरी में। तो उसके लिए यहाँ पर ये डीएपी काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल को हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अगर हम लोग इसको अपने सिलेबस से लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल बेकार है। तो ये देख पाओगे यूपीएससी का सिलेबस आई होप आप सभी लोगों के पास रखा हुआ होगा। उसके अंदर जीएस पेपर 2 एंड 3 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। देन उसके बाद इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आपका जीएस पेपर 3 में देखने को मिल जाएगा। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो उसमें ये सारे ही टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। नाउ आते हैं सेकंड आर्टिकल की तरफ। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एग्रीकल्चर के सेक्टर में और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में काफ़ी हद तक कोऑपरेट करने की कोशिश करी है, और आज के टाइम पर कोऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छे हैं। दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर क्वाड के लिए भी वर्क करती हैं। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रिलेशंस को डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, जीएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर पाओगे। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, इन दोनों ने मिलकर काफ़ी पार्टनरशिप करी है। और इसमें क्या करा गया है, इंडिया के अंदर जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है, यानी कि फसल कटाई के बाद जो वही यहाँ पे किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए, किस तरीके से अनाज को स्टोर किया जाए, उसको सप्लाई किया जाए, जिससे कि लॉस भी कम हो और बर्बादी भी कम हो। तो उसके लिए जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्टीज़ हैं, जो एक्सपर्टाइज हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो हेल्प करने वाले हैं। एक तरीके से हम यहाँ पे कोऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आज के टाइम पर एग्रीकल्चर की वजह से एक प्रॉब्लम उठ चुकी है। आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लेग की बीमारी देखने को मिल रही है। चूहे ही चूहे सभी जगह पर फैले पड़े हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फसल काफ़ी अच्छी हुई और चूहों को खाने को भी मिला खूब। और ये जो जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि आज के टाइम पर लोग परेशान हो रहे हैं। सभी जगह पर, घरों में, रेस्टोरेंट में, सभी जगह पर चूहे भरे पड़े हैं। वो कहानी अलग है, खैर इस पर मैं ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूँ डेली करंट अफेयर के वीडियो में। ना उसी के साथ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, ये एक आप कह सकते हो नोडल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है इंडिया की साइड से। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये जो हमारी निकरा हो गया। निकरा क्या है? नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ठीक है, ये भी मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे, वो एग्रीकल्चर के लिए बात करी जा रही है। बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर दोनों एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोऑपरेट कर काम करेंगे। नाउ यहाँ पे निकरा क्या है? बेसिकली अभी हमने देखा ये एक नेटवर्क प्रोजेक्ट है जो कि अगेन एग्रीकल्चरल रिसर्च के ऊपर काम करता है। नाउ ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन मकसद ये होने वाला है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर आज के टाइम पर आप देख पाओगे उसको हम थोड़ा सा और मजबूत बना सकें। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी देखने को मिलती है, उससे हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर रिसर्चेस करी जाएं।
नई टेक्नोलॉजीज़ तो हमारे पास हैं ही। तो इन सब चीज़ों के यहाँ पर काम करने के बाद जो है ये सारी चीज़ें जो काम करी जाएँगी वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है मिलकर काम करेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से क्रॉप्स का या फिर आपने जो भंडार रख रखा है वो फिशरीज़ हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाए, तो उसके सेक्टर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम करेंगे। नाउ डिफेंस कॉपरेशन के बारे में बात करें तो डिफेंस कॉपरेशन में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं मालाबार एक्सरसाइज में। इनफैक्ट मालाबार एक्सरसाइज में क्वाड की सारी कंट्रीज़ जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं। नाउ अब आप कहोगे क्वाड क्या है, तो क्वाड एक ग्रुप है जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं। इसके अंदर आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। एक इंडिया है, दूसरी ऑस्ट्रेलिया, तीसरी जापान और चौथी है यूएसए। ओके, तो ध्यान रखना ये 4 कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आपको मालूम होगा चाइना से हमारा लद्दाख में लद्दाख वाला रीजन है, वहाँ पर एक डिस्प्यूट हुआ था और उसी के बाद से क्या करा हमने, ये जो मालाबार एक्सरसाइज है इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया भी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो बेसिकली आज के टाइम पर ये चारों ही कंट्रीज मिलकर इस मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट करती हैं। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, क्योंकि वहाँ पर चाइना का एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो ये क्वाड है इसको यहाँ पर एक तरीके से पूरा का पूरा क्वाड सारे ग्रुप्स जो हैं चाइना को मिलकर टैकल करते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर करते हैं, जैसे कि बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑस इंडेक्स, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की यहाँ पे एक्सरसाइज जो भी आप कह सकते हो कि युद्ध अभ्यास है वो ये दोनों मिलकर करते हैं। एक एक्सरसाइज का नाम यहाँ पे ऑस इंडेक्स है, दूसरी का नाम है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट, तीसरी है डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट। उसके बाद 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी देखने को मिलती है ना। ये 2+2 का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखना, 2 मिनिस्टर इंडिया के, 2 मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, तो इन दोनों के बीच में मीटिंग होती है ना। ये जो 2 मिनिस्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे? 2 मिनिस्टर के अंदर एक होंगे डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे होंगे फॉरेन मिनिस्टर, और इधर से भी डिफेंस मिनिस्टर होंगे और फॉरेन मिनिस्टर होंगे। इनके बीच में जो ये मीटिंग होगी उसको हम लोग 2+2 मीटिंग कहते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। नाउ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टाइज अगर हम बात करें, नॉर्मल टाइज कैसे हैं, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। ये कोरोना वायरस के टाइम पर जब इंडिया काफ़ी तेज़ी से लड़ रहा है कोरोना से और इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़े हैं, इस सेकेंड वेव आया है, तो उसी दौर पर ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी सारी मदद सेंड करी है, जैसे कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट, ये सारी चीज़ें भेजी गई हैं इंडिया को। उसी के साथ जो ट्रेड मिनिस्टर हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने मिलकर एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया। और हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन को रखा था, जहां पर जो एक्सपर्ट है, जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो पूरी तरह से, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया। नाउ जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर अपने रिलेशंस को अपग्रेड करे हैं काफ़ी स्ट्रेटेजिक मैनर में, और इनके रिलेशंस आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ भी रहे हैं और बहुत सारे एग्रीमेंट्स ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर कर चुकी हैं। साथ ही साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कोऑपरेट करते हैं यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। वहां पर इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है। साथ ही साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही मेंबर्स हैं आज के टाइम पर क्वाड के। क्वाड क्या है मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। क्वाड के 7 मेंबर हैं कॉमनवेल्थ के, और उसके बाद इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के भी मेंबर हैं, आसियान रीजनल फोरम के भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही मेंबर हैं। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप होती है, क्लाइमेट एंड क्लीन डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों में यहाँ पे ये दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर पार्टिसिपेट करती हैं। दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर कोऑपरेट करती हैं WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है इंडिया के लिए, खासकर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर। ओके, तो गाइज यहाँ पर ये कंप्लीट आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम लोग इसको यूपीएससी से लिंक करें तो इसमें मैंने सिलेबस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा है। जीएस पेपर 2 में आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के में टॉपिक देखने को मिलेगा, तो सिंपल सा है, वहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। नाउ पीएम केयर फंड लाया गया है बच्चों के लिए। अब ये क्या है पीएम केयर फंड, मैं इसको भी बताऊंगा, साथ ही साथ जो है किन बच्चों के लिए यहाँ पे फंड अनाउंस किया गया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये बोला है कि आज के टाइम पर जब ये कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आया है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड की वजह से। काफ़ी दुखद बात है, लेकिन
अब यहाँ पे क्या है कि उन बच्चों को एक तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने की, हेल्प प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है। तो इसी पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करके इन बच्चों की हेल्प करवाई जाएगी और इनको कुछ पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो पीएम केयर फंड के अंदर जितने भी ये बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन स्कीम लेकर आया पीएम केयर फंड, उसमें बच्चों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखो, वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने अपने दोनों ही पेरेंट्स को खोया है इस कोविड-19 की वजह से। और आज के टाइम पर लगभग 577 बच्चे देखने को मिलेंगे इस कोविड-19 ऑर्फन्स जिसको बोला गया है, और इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल रही हैं आज के टाइम पर। खासकर चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। नाउ ये जो स्कीम है, इसके मेन फीचर्स क्या हैं वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पाओगे कॉर्पस ऑफ रुपीज़ 10 लाख रुपए डिक्लेयर किया गया है, मतलब 10 लाख रुपए हर एक बच्चे को दिया जाएगा। अब आप कहोगे कैसे दिया जाएगा, इतने छोटे बच्चे हैं क्या करेंगे। तो बेटे यहाँ पे 10 लाख रुपए जो है ये अभी नहीं दिया जा रहा है, लगभग 18 साल के आप कह सकते हो जो पूरा का पूरा अमाउंट है ये 23 साल को दिया जाएगा। और कुछ स्टिपेंड मंथली जो है कुछ पैसा मिलना चालू हो जाएगा इन लोगों को 18 साल से 23 की उम्र में इनको ये सारा पैसा मिल जाएगा। अब आप कहोगे लेकिन बच्चे अगर ये छोटे हैं, मान लो कोई छोटा है तो 18 साल तक क्या होगा। तो 18 साल तक भी जो इसका एजुकेशन वगैरह का खर्चा है वो भी सरकार उठाने वाली है। आप यहाँ पे देख पाओगे जो भी एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं यंगर चिल्ड्रन के, वो भी यहाँ पर सपोर्ट करे जाएंगे, खासकर केंद्र विद्यालय के अंदर या फिर कोई भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर सरकार जो है काफ़ी हद तक हेल्प प्रोवाइड करवाएगी इनको। पीएम केयर्स आप कह सकते हो उसके थ्रू फंड प्रोवाइड करवाने वाली है। उसके बाद आगे जाकर कोई प्रोफेशनल पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी फंड प्रोवाइड करवाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस का यहाँ पर एक सिस्टम रखा है कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं उन सबको एनरोल किया जाएगा एक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, खासकर आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर, जहां पर 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। और जो है ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा कब, जब बच्चा 18 साल का पूरा हो जाएगा। तो नाउ ये कुछ फीचर्स हैं इस पूरे स्कीम के। नाउ पीएम केयर फंड्स क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस पीएम केयर फंड को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन अगर हम बात करें पीएम केयर की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ध्यान रखना, तो इसका मेन काम है डील करना किस चीज़ से, कोविड-19 पैंडमिक से। तो कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो उससे डील करने का काम करता है ये। उसी के साथ जो ये फंड है ये पब्लिक चैरिटेबल है, यहाँ पर लोग जो है चैरिटी करते हैं, लोग आप कह सकते हो डोनेशन करते हैं। ओके, नाउ इसका जो चेयरमैन है वो कौन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। साथ ही साथ कुछ बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि ट्रस्टी मानी जाते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हो गई। और जो ये फंड है आप कह सकते हो यहाँ पर माइक्रो डोनेशंस, छोटी छोटी डोनेशंस आती हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल डोनेट करते हैं और ये छोटी छोटी डोनेशन एक बहुत बड़ी डोनेशन बन जाती है। साथ ही साथ जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट आते हैं उससे टैकल करने के लिए इस पीएम केयर फंड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ सिटीजन्स को बचाने के लिए इस पीएम केयर फंड का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ ये देख पाओगे ये इमेज काफ़ी देखने को मिली थी, द हिंदू में ये आर्टिकल छपा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्कीम के वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। नाउ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर 2 में आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, देन उसके बाद एजुकेशन, देन उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है लिटोरिया मीरा के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक मेंढक है। तो ये जो फ्रॉग है ना ये चॉकलेटी कलर का है, इसके अंदर खास बात है, लेकिन ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये हरा कलर का है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो चॉकलेटी कलर का है। और काफ़ी आप कह सकते हो कि सरप्राइज हो गए ये सारे साइंटिस्ट देखकर कि यार ये तो काफ़ी मतलब नई चीज़ देखने को मिली है, एक नई सी प्रजाति देखने को मिली है। और ये कहाँ पर देखने को मिला है, तो ध्यान रखना ये देखने को मिला है न्यू गिनिया के अंदर, ठीक है। तो न्यू गिनिया में यहाँ पर ये उसके जो जंगल हैं वहाँ पर देखने को मिला है और चॉकलेट कलर का देखने को मिला है। तो ये जो कोकोआ कलर का फ्रॉग है आप कह सकते हो नई स्पीशी हो गई है ये, और इसको लिटोरिया मीरा बोला गया है। देखो ऐसे टॉपिक एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जो है डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ ये जो लिटोरिया मीरा है, ये जो नाम है इसका वो इंस्पायर किया गया है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, लैटिन एडजेक्टिव वर्ड है जिसका नाम है मीरम। तो वहाँ से ये वर्ड आया है और उसका मतलब है स्ट्रेंज, सरप्राइज हो जाना, ठीक है। इनफैक्ट साइंटिस्ट जो है सरप्राइज हो चुके हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पर इसका नाम रखा गया। नाउ लिटोरिया मीरा के और भी बहुत सारे रिलेटिव्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर और भी रिलेटिव्स हैं, उसका नाम है लिटोरिया सेरुलियन। ओके, ये लिटोरिया मीरा अलग है जो कि अभी नई स्पीशी मिली है, और ये जो दूसरी स्पीशी है लिटोरिया सेरुलियन ये भी देखने को मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
नाउ डिफरेंस है काफ़ी हद तक इन दोनों के अंदर, लेकिन लिटोरिया मीरा को आप आराम से डिफरेंस इसमें क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इनका जो खासकर जो लिटोरिया मीरा है जो कि अभी देखने को मिली है, इसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, लार्ज साइज़ का देखने को मिलेगा, छोटा भी है, जो इसका लिम्ब है वो काफ़ी मजबूत है, और वॉयलेट कलर के पैचेस देखने को मिलेंगे इसके शरीर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर ये काफ़ी खास बात है। नाउ ये देख पाओगे जो ये लिंक है, ये पिछले काफ़ी ज़मानों से लिंक है। अब इसका मतलब क्या है, देख पाओगे क्या है कि अभी हमने देखा लिटोरिया मीरा, जो कि ये कहाँ पे मिला है, न्यू गिनिया के अंदर मिला है, लेकिन इसी के जो रिलेटिव्स हैं वो कौन सा है, लिटोरिया सेरुलिन, वो कहाँ पे देखने को मिला है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिला है। तो ये दोनों जगह अलग अलग हैं, लेकिन ये प्रजातियाँ सेम सी मिल रही हैं, मतलब इनके आपस के रिलेटिव्स मिल रहे हैं। तो ऐसा कैसे, देखो ऐसा इसलिए कि जो न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों पहले सिमिलर हुआ करते थे, ठीक है, लिंक हुआ करते थे, इनका जो ज़मीनें हैं वो जुड़ी हुआ करती थी, ठीक है, लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। तो उसी की वजह से ये एलिमेंट्स जो हैं इधर से उधर हुए हैं, और आज के टाइम पर आप देख पाओगे न्यू गिनिया को सेपरेट किया गया है क्वींसलैंड से, यानी कि हॉर्न ऑफ क्वींसलैंड आपको देखने को मिलेगा, जो ऑस्ट्रेलिया में, वहीं से जो है इसको सेपरेट किया गया है। तो अभी यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग को वापस से देखने को मिली है। नाउ ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है डेयरी सेक्टर के बारे में। तो सबसे बड़ी बात, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री हैं, इन्होंने एक वर्चुअल प्रोग्राम यहाँ पर रखा था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, देखो वर्ल्ड मिल्क डे हमने सेलिब्रेट किया है, तो आपको ध्यान रखना है जून महीने का जो पहला दिन होता है उसको हम लोग वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे। नाउ अब यहाँ पे गोपाल रत्न अवार्ड्स के बारे में बात करी गई है। देखो हुआ क्या है, ये अभी वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया, तो उस अवसर पर जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि भाई नेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे इस कैटल और डेयरी सेक्टर में, और उस अवार्ड का नाम दिया है गोपाल रत्न अवार्ड। अब ये जो अवार्ड है ये 3 कैटेगरीज के अंदर होंगे, जैसे कि एक कैटेगरी है बेस्ट डेयरी फार्मर की, दूसरी कैटेगरी है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन जो होगा उसके लिए, तीसरी कैटेगरी है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव या कोई मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है उसके लिए। इन तीनों ही कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाएंगे। करना क्या है, इन तीनों को ही अप्लाई करना है ऑनलाइन इस अवार्ड के लिए, और 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, और जो भी विनर्स होंगे वो अनाउंस करे जाएंगे 31 अक्टूबर 2021 तक। नाउ ई गोपाला ऐप भी जो है यहाँ पर आप कह सकते हो न्यूज़ के अंदर है। वो क्यों, क्योंकि ई गोपाल ऐप को हमने क्या करा है, उमंग प्लेटफॉर्म के साथ एक तरीके से इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि उमंग प्लेटफॉर्म पे जो कि आज के टाइम पर यूज़र्स हैं लगभग 3.1 करोड़ यूज़र्स, उनको पता चले गोपाल ऐप के बारे में और वो इस पर भी एक्सेस करें। अब यहाँ पे ई गोपाल ऐप, यहाँ पे आप देख पाओगे इसको लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 10 सितंबर 2020 के अंदर, ठीक है। नाउ ये जो गोपाला ऐप है इसका क्या काम है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एक तरीके से इसको इन्फॉर्मेशन पोर्टल बोला जाता है फार्मर्स का। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। नाउ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, अगर हम बात करें मिल्क सेक्टर की इंडिया में, तो इंडिया में क्या हालत है मिल्क को लेकर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, और इंडिया के बाद आपको देखने को मिलेगा यूएस, चाइना, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये लोग भी काफ़ी हद तक मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया जो है लगभग 198.4 मिलियन टन्स जो है मिल्क प्रोड्यूस करता है, और लगभग ये डेटा बताया गया है साल 2019-20 का। तो इस एरिया में इतना जो है मिल्क प्रोड्यूस किया गया था, और लगभग अगर इससे बात करें तो मनी कितना जनरेट किया गया, 7.72 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ मिल्क से जनरेट करा गया है 2018-19 के अंदर। इतना तो हम लोग गेहूं और पैडी से हम लोग नहीं कर पाए जितना हमने मिल्क से जनरेट किया है। उसी वजह से यहाँ पर इंडिया को दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बोला जाता है। नाउ जो ये मिल्क प्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लगभग 6.3% की रेट से बढ़ता हुआ नज़र आया है पिछले 6 सालों में। और उसके बाद अगर हम बात करें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें, तो मिल्क जो है ये इंक्रीज़ हुआ है 307 ग्राम पर पर्सन, ठीक है। यहाँ पर पहले 307 ग्राम पर पर्सन हुआ करता था 2013-14 में, वो बढ़कर हो चुका है 406 ग्राम पर पर्सन, मतलब इतना यहाँ पर हो चुका है। एक तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है और लोगों का कंजम्पशन भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। नौ ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, इसको याद रखना। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स के बारे में। तो इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया है अपना 100th एनिवर्सरी, किसकी, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स की। तो 1 जून को जो है इसको सेलिब्रेट किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 1 जून को ये भी सेलिब्रेट हुआ, और 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाता है।
नाउ आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स है क्या? तो ये एक बेसिकली प्रोग्राम है जो कि इंडियन आर्मी चलाती है, ताकि जो अपने सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको और ज़्यादा डेवलप किया जा सके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके, कॉम्बैट्स भी सिखाएं, लड़ना भी सिखाएं, बाकी जो नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस हैं वो भी हम लोग उनके रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं इन सारे पर्सनल्स को। ओके, यहाँ पे इन आर्मी के पर्सन को। नाउ ये जो कॉप्स की फैसिलिटी है ये कहाँ पे लोकेटेड है? आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये जो फैसिलिटीज़ हैं कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती है मध्य प्रदेश के अंदर, एक जगह है पचमढ़ी, वहाँ पर। उसके बाद जो ये AEC है, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, इसका अगर इतिहास देखें तो ये 1921 में इसको लाया गया था, जब इंडियन सोल्जर्स में काफ़ी ज़्यादा इलिटरेसी देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो उसी की वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़रूरी था कि हम सोल्जर्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें, कॉम्बैट एज वेल एज नॉन कॉम्बैट दोनों। और ये आर्टिकल आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट GS पेपर 3। GS पेपर 3 में आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी का एक टॉपिक आता है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और देखो, मैंने यहाँ पे कोशिश ये करी है सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक आंसर राइटिंग फ्रेम में डिस्कस करके दिखाऊं, और मैंने आपको हर एक डिटेल जो है हर एक आर्टिकल का प्रोवाइड किया है, सिलेबस से भी लिंक कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कोई अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर फॉलो कर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।